नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू। 9 फरवरी को संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। मार्च के पहले सप्ताह में मिल जाएगा बीजेपी को नया अध्यक्ष। 28 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन भी किया जाएगा। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साध कर बनेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी शुरू बीजेपी ने कर दी है और मार्च से पहले ही बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 फरवरी तक सभी जिला अध्यक्षों का चयन भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साध कर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी अब शुरू कर दी गई है। अब 9 फरवरी को संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में जो है निकाय चुनाव के कारण स्थगित हुए उत्तराखंड बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है और बीजेपी 28 फरवरी तक मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव को कर देगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की संभावना इस बार कम मानी जा रही है। उनको सीधा माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष सीधे मनोनीत किए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से देखा जाए कि निकाय चुनाव थे और निकाय चुनाव के कारण जो है इनको तेजी से कराया जा रहा है। अन्य प्रदेशों में जो है संगठन के चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पर जिला अध्यक्षों की नई जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी मिल चुकी है, मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन अब उत्तराखंड में मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे, उसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाएगा। इसको लेकर के सभी जितनी भी विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं में 3-3 पर्यवेक्षक रहेंगे। वो वहाँ पर जो है 3 नामों का पैनल बनाएंगे और 3 नामों का पैनल बना करके उनको केंद्र को भेजेंगे और वहीं से केंद्र से उन नामों को संतुष्टि मिलेगी। वहीं जिस तरह देखा जाए कि अभी जिस तरह से नाम निकल के सामने आ रहे हैं कि अभी इसमें क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा और ये माना जाएगा कि जो क्षेत्रीय उनको साध कर नया अध्यक्ष बनाना है, क्योंकि चाहे गढ़वाल मंडल की बात हो चाहे कुमार हो, तो दोनों ही महत्वपूर्ण मंडल हैं और वहाँ से दोनों ही चाहे ठाकुर की बात हो, समाज की बात हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, दोनों को साधने का जो है बड़ा खाका जो है तैयार बीजेपी कर रही है। उसको लेकर के कल एक बैठक भी करनी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह देखा जाए कि संगठन के चुनाव होने हैं, उसमें मंडल अध्यक्षों को क्षेत्रीय और जातीय दोनों ध्यान रखा जाएगा। वहीं जिला अध्यक्षों में भी इसमें भी पूरी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि 15 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद में प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, ये प्रोटोकॉल के तहत है। तो ऐसे में जो है माना जा रहा है कि सीधा मनोनीत जो है प्रदेश अध्यक्ष को कर दिया जाएगा। जी, लेकिन अभी जो बैठक होनी है योगेश, उसमें क्या कुछ खास समीकरण भी बनते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल यानी कि 9 फरवरी को एक बैठक होनी है, संगठन के लिहाज से बड़ी अहम भी ये बैठक है। इसमें कौन कौन शामिल भी हो सकता है और कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? अभी इसमें कल जो है जो प्रदेश की कमेटी है वो पूरी रूप से वहाँ पर मौजूद रहेगी और साथ ही साथ जो है उसमें जो है बैठक में तमाम जो मंडल है उनको लेकर के बैठक की जाएगी। उसमें जो है तमाम चिंतन मंथन होगा। साथ ही पर्यवेक्षक कौन रहेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे वहां से नामों का पैनल फाइनल करेंगे। तो तमाम जो पहलुओं पर बैठक की जाएगी, उसके बाद पर्यवेक्षक को जो भेजे जाएंगे वो किन नामों को वहाँ पर फाइनल करते हैं, वो 3 नाम फाइनल होकर आएंगे। उन 3 नामों के फाइनल होने के बाद उनमें से एक नाम को मंडल में रखा जाएगा। फिर उसके बाद जिला अध्यक्षों में भी इस तरह से ही 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कल की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के संगठन के लिहाज, क्योंकि संगठन का चुनाव एक महत्वपूर्ण होता है। और चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, अभी निकाय चुनाव में जिस पर बढ़िया प्रदर्शन जो है भाजपा का रहा है, उससे पहले लोकसभा में और विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो यही माना जा रहा है कि सूत्रों के द्वारा कि प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट है उनको दोबारा से जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भी मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, सभी की उन पर नजर है और कल की बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित, महापंचायत और 4 धामों के पुरोहितों ने भेंट की है। इस अवसर पर 4 धामों से आए तीर्थ पुरोहितों ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने के लिए सभी तीर्थ पुरोहितों से सुझाव भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी तीर्थ पुरोहितों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चारों धामों की यात्रा को और अधिक सफल बनाने और बेहतर बनाने पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि चार धामों के कपाट खुलने से पहले ही राज्य सरकार सभी तैयारियां पूरी कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार चार धामों के साथ ही शीतकालीन यात्रा धाम को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए निरंतर कार्य भी किए जा रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाव भी उनसे लिए हैं, किस तरह की चर्चा दोनों के बीचों में रही? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, आगामी चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार अभी भी तमाम तैयारियां कर रही है और यात्रा से संबंधित जो भी विभाग है वो भी अपने अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पेट्रोलियम विभाग हो, सभी अपनी अपनी तैयारी में जो है वो जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत की थी, उनके साथ बैठक की और तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ ही जो है सीएम का अभी जो है वो नवंदन भी किया और इसी के साथ ही जिस तरीके से जो है सीएम का आभार भी उन्होंने जताया। और वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों से जो है सुझाव भी लिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ व्यवस्था करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरीके के बदलाव किए जाने चाहिए। तो इससे लेकर के बैठक हुई है और तीर्थ पुरोहितों ने उसमें सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों के सुझाव से उनके या चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जो है वो आएंगे और इसी के साथ ही जो है तीर्थ पुरोहितों से जो सुझाव भी मिले हैं उन्हें भी आमद करते हुए जो है आगे यात्रा की तैयारियां की जाएगी। और इसी तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है और वही जो है यात्रा को लेकर के जिस तरीके से क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी प्रदेश में चल रही है उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो गद्दी प्रवाह इस तरह चार धामों के पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो आगामी चार धाम यात्रा है उसमें व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंचते हैं और हर साल जो है रिपोर्ट को श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से बेहतर और ज्यादा जो है करनी पड़ती है। तो ऐसे में इस बार व्यवस्थाएं और बेहतर तरीके से उसके लिए लगातार तैयारियां जो मुख्यमंत्री भी उनकी तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। पशुधिकारियों पुरोहितों सभी से जो है संवाद भी स्थापित किया जा रहा है ताकि चार धाम यात्रा की व्यवस्था में बहुत कमी ना आए। लेकिन अरुण, ऐसे में जो चार धाम यात्रा के लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जा रहा है, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब देवस्थानम बोर्ड लागू किया गया था तो तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध भी जताया था। तो इस बार ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ चर्चाएं हुई? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, पिछली यात्रा की अगर बात करें तो कुछ शुरुआती दिनों में काफी दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा। कई बार जो व्यवस्थाएं भी चरमराती हुई दिखाई दी, लेकिन उन तमाम चीजों की इस बार पुनरावृत्ति न हो इसके लिए इस बार जो है तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में इस बार भीड़ नियंत्रण को लेकर के भी जो है चार धाम यात्रा में प्राधिकरण भी बनाने की बात सरकार कर रही है, जिसमें की तमाम चीजें चाहे सभी व्यवस्थाएं किस तरीके की होगी इसको लेकर विचार उसमें किया जाएगा। वहीं इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या फिर ऑफलाइन पंजीकरण हो उसको लेकर के भी बदलाव किए गए हैं और ऑनलाइन के माध्यम से जो 60% ऑनलाइन तो 40% ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। इस तरीके से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जब यात्रा चलेगी कितनी तैयारियां धरातल पर दिखती है यह तमाम चीजें देखने वाली है। अरुण, गढ़वाल आयुक्त ने भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक की चार धाम को लेकर, क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी जारी है और आने वाले समय में चार धाम यात्रा जो ग्रीष्मकालीन है वो भी जारी रहेगी। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बैठकें तो लगातार जारी हैं, व्यवस्थाओं को किस तरह से बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चार धाम यात्रा को लेकर सभी जो संबंधित विभाग है वो उनकी बैठक भी चल रही है, तैयारियों को जांच भी रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग हो वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और गढ़वाल आयुक्त शंकर पांडे के द्वारा बैठक भी की गई थी जिसमें की तमाम फैसले लिए गए और उसमें भीड़ नियंत्रण को लेकर के किस तरीके से रोड मैप बनाना है। वहीं पंजीकरण को लेकर के किसी पिछली यात्रा में देखा गया पंजीकरण न होने की वजह से कई यात्रियों को वापस भी जाना पड़ा और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो इस बार पंजीकरण हो सके और पंजीकरण काउंटर बढ़ाया जाए, तो इन सबको लेकर के बैठक की गई है। और किस तरीके से अभी तैयारियां और भी होनी है क्योंकि अभी करीब 2.5 महीने का वक्त है। तो ऐसे में आगे किस तरीके की तैयारियां और होनी है इसको लेकर के बैठक की गई और लगातार बैठकें जारी है। सभी जगह को मुख्यमंत्री
इन बैठकों की समीक्षा भी ले रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां चल रही है उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव पौड़ी पहुंचे हुए हैं। शादी समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। शुक्रवार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी सीएम योगी के गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भतीजी के विवाह समारोह में हिस्सा लिया और वर वधू को आशीर्वाद भी दिया है। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दे जावा मेरी बड़ी दे जावा तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर में पहुंचे हुए हैं। उनकी भतीजी की शादी है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान वहां पर वर वधू को आशीर्वाद भी दिया गया और तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान शादी समारोह में शामिल हुए हैं। और संवाददाता जय ममगई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, किस तरह का ये समारोह भी रहा इस दौरान, क्योंकि बड़े नेता भी पहुंचे हुए थे, किस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिली? देखिए, पहले तो 3 दिन का दौरा उत्तराखंड राज्य में जो है ये उसमें योगी आदित्यनाथ जी का रहा है। उसमें जो है काफी जगह इन्होंने जो है शिरकत की, प्रतिभाग किया, काफी लोकार्पण हुआ। और जो देखा जाए अब तो ग्राम पंचूर यमकेश्वर के अंदर जो है इनका अपना गांव है। गांव के अंदर जो इनकी भतीजी का जो विवाह समारोह है इसमें जो है सबसे पहले तो जो यहाँ के जो है राज्यपाल गुरमीत सिंह जी है वो पहुंचे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी यहाँ पे जो है अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी भी यहाँ पे शामिल रहे और काफी हर्षोल्लास का माहौल बना रहा। सबने जो है इसमें जो है वर वधू को आशीर्वाद दिया। जी बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि बॉबी पवार और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक नोटियाल ने भी हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण में एसडीएम ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। वहीं शपथ लेने के बाद मनोज कोहली ने नगर पालिका चिन्यालीसोड़ में बैठक ली और दोस्ती का फर्ज निभाते हुए सुमन बड़ोनी को सहयोगी अध्यक्ष का पद भी दिया और ऐलान किया है कि जो सहयोगी अध्यक्ष का फैसला होगा वही उनका भी फैसला होगा। जो काम दोस्ती कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। और निश्चित तौर पर मैंने उसका जिक्र भी किया है कि किस प्रकार ने दोनों दोस्तों को चिन्यालीसोड़ की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाकर कहीं ना कहीं उनको समर्थन करके उन्हें जिताया है। और एक नहीं, दो अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि 2 अध्यक्षों को जिताया है। और अभी भले ही निकाय चुनाव में इस प्रकार का समर्थन चिन्यालीसोड़ की जनता सहित पूरे प्रदेश का रहा है, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में निर्दलीय चुनकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जो ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा था उसके लिए कहीं ना कहीं अब इस प्रकार के लोग जब आगे आएंगे तो ये प्रदेश के लिए एक नए विचार और नए लोग जब मिलेंगे तो इस प्रदेश का भला हो सकता है, ये प्रदेश बच सकता है। हमारी जो दोस्ती है ये केवल आज से ही नहीं है। मेरे पूज्य दादाजी और मनोज कोहली जी के दादाजी भी पहले मित्र हुआ करते थे, हम पड़ोसी रहे गाँव में। उसके बाद मेरे पूज्य पिताश्री और मनोज कोहली जी के पूज्य पिताश्री भी मित्रता उनकी बहुत गहरी रही है और बचपन से ही हम लोग साथ खेले हैं, हम लोग एक साथ गांव में रहे हैं। और हमारी भी दोस्ती जो है वो निस्वार्थ भाव की है। जहां दोस्ती में स्वार्थ जुड़ जाता है वहां चीज़ें गड़बड़ा जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे भी नहीं रहेगा। ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, किसी प्रकार कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की कृपा से संपन्न है, तो स्वार्थ का तो कोई विषय नहीं है। ये सब संघर्ष से निकले हुए हैं, सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और जनता के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए जाने जाते हैं। तो यही मिश्रण था, जनता ने प्यार दिया, सराहा। आज जनता ने एक जनप्रतिनिधि देने का, बनाने का गौरव भी दे दिया है। अब सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर। हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन का रूप होता है और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं
उनका ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जाता है। और ये सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको विकास की धारा में आगे आकर अब अपने क्षेत्र के लिए, जनमानस के लिए कार्य करना है। और चिन्यालीसोट के नगर पालिका अध्यक्ष को मेरी शुभकामनाएं हैं, उनके पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं हैं। ज़रूर शुक्रवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट जयवर्धन शर्मा और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत चंपावत के टनकपुर में बूम मंदिर में शारदा नदी में होने वाली राफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया गया। तो वहीं प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने के लिए देर शाम डीएम चंपावत और एसएसपी ने शारदा घाट में मां गंगा की आरती कर प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने की भी प्रार्थना की। वहीं अपर जिला अधिकारी ने कहा है कि जिले के टनकपुर में होने वाली राफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो यहाँ पे हमारी नेशनल गेम्स के डेमोस्ट्रेटिव स्पोर्ट्स के रूप में यहाँ पे राफ्टिंग हुई है 8, 9, 10 तो हमारी चंपावत जनपद में टनकपुर में ये राफ्टिंग इवेंट है, जिसकी मैंने अभी मिनट टू मिनट भी आपको जानकारी दी थी। इसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो इवेंट जहाँ पे होनी है वहाँ पे हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स की आवश्यकता है वो हमने पूरी कर दी है। हमने अपने 3 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारे राष्ट्रीय गेम के तहत जो राफ्टिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे इस समय शारदा घाट और ब्रह्मदेव घाट में 8, 9, 10 को ये 3 इवेंट्स हमारे स्टार्ट किए गए हैं। उसी के आज पूर्व संध्या पर हमने आज शारदा मैया के आशीर्वाद से उनकी हमने आरती करी है और उनके आशीर्वाद से आज हमने इस गेम्स जीवन का ऐसा घटक है जो बहुत सारे नशे से हमें दूर रखता है। तो इसी मैसेज को लेकर नशे को ठुकराना और खेल को अपनाना, इस मैसेज को लेकर हमने आज ये मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जनपद से, खटीमा से तथा चंपावत लोहाघाट पहाड़ी क्षेत्रों से भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी जो टनकपुर स्टेडियम से स्टार्ट होकर बूम घाट में एंड हुई है और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल आयोजन रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पुरुष वर्ग का फाइनल फुटबॉल मैच खेला गया है, जो केरल बनाम उत्तराखंड के बीच खेला गया। मैच देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक स्टेडियम में भी मौजूद रहे। मैच के दौरान पहले हाफ तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में स्टार्टिंग में ही केरल ने उत्तराखंड को 1-0 से हरा दिया। Yeah, it's a very pressure match that this is a final, right? So it's a very pressure for us. So we want to win, and at last we made it. And it's all about the hard work of the boys that we are training for the past 1 month, and we won it, and we deserve this one. हम कारडूंगी से आए और हम उत्तराखंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो आज जीते और फाइनल्स में पहुंचे। देखिए केरला भी खेल रही है, केरला भी अच्छा खेल रही है, बट उत्तराखंड ही जीतेगी ऑब्वियसली। टीम स्पोर्ट्समैन के नाते दोनों टीम को चेयर अप करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे स्टेट में वो खेल रही है। बिल्कुल, बट वो हमारे स्टेट की टीम है तो हम चाहेंगे कि वही जीते ऑब्वियसली। जा रहा है बिल्कुल सही कहा, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और पूरे ग्राउंड में जोश एकदम देखते ही बनता है और दोनों ही टीम्स को बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा और अच्छा खेल हम सबको देखने को मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। किसको चेयर अप कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं गेम को सपोर्ट कर रहा हूँ और उत्तराखंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब उत्तराखंड इतना बढ़िया नेशनल गेम्स होस्ट कर रही है और वह फुटबॉल जैसा लोकप्रिय खेल दुनिया के 211 देशों में खेला जाता है, उसमें जब नेशनल गेम्स में उत्तराखंड आज फाइनल खेल रही है, आप देख सकते हैं स्टेडियम में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। इससे समझ सकते हैं कि गेम्स की किस तरह से सफलता, फुटबॉल की कितनी लोकप्रियता और उत्तराखंड जिस तरह से फाइनल में आए। मैं उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन का बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना मेहनत किया है फुटबॉल। और सीधा पौड़ी का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। राजकीय प्राथमिक स्कूल ठांगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सभी विशेष अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। हम हमारे विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करते हैं
और इसी के साथ श्री उमा शंकर भड़तिया जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया ग्लाइकोज लिमिटेड से अनुरोध करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी का शॉल से सम्मानित करें। आपका सदा अनुशासित एवं त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपका व्यक्तित्व हमारे छात्रों, शिक्षकों, बहनों, भाइयों और माताओं के लिए मार्गदर्शक है। और आप सभी को बता दें कि योगी जी इसी विद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का शॉल से सम्मानित करेंगे। आपकी शिक्षा में सुधार की दृष्टि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही है। अब हम सम्मानित करेंगे हमारे दो दिग्गजों को। भारतीया जी, आपसे अनुरोध है कि इन्हें भी शॉल पहनाकर इन्हें सम्मानित करें। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, उन जी को जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड में शिक्षा और विकास का एक नया आयाम मिला। अब हम चाहेंगे भारतीया जी, आप शिक्षा मंत्री उत्तराखंड श्री धन सिंह रावत जी को शॉल से सम्मानित करें। जिनकी कर्मठता और नेतृत्व क्षमता से राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होर्नबिल टीवी। नमस्कार।